बांग्लादेश भारत पर आरोप, ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, मनरेगा बनाम जी राम जी की जंग, नकाम नियुक्ति पत्र और नीतीश। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में सुलग रहा है। जुलाई विद्रोह के प्रमुख चेहरे और इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। ढाका से लेकर चटगांव तक सड़कों पर संग्राम छिड़ा है और निशाने पर है अखबारों के दफ्तर, राजनीतिक दफ्तर और यहां तक कि भारत के राजनयिक मिशन भी। घटना 12 दिसंबर की है। ढाका के विजयनगर इलाके में एक मस्जिद से बाहर निकलते समय उस्मान हादी को हमलावरों ने गोली मार दी। 18 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में हादी ने दम तोड़ दिया। हादी शेख हसीना की सरकार गिराने वाले विद्रोह के बड़े नेताओं में से एक थे। वे इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे और ढाका 8 सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले थे। हादी भारत विरोधी रुख के लिए भी जाने जाते थे। मौत की खबर फैलते ही ढाका के शाहबाग में हजारों प्रदर्शनकारी उमड़ पड़े। गुस्सा इतना ज्यादा था कि भीड़ ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में आग लगा दी। इस दौरान 25 पत्रकारों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। इन अखबारों पर भारत समर्थक होने का आरोप लगाया गया। भारतीय मिशन पर हमला किया गया। एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उपद्रवियों ने राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान के घर को फिर से निशाना बनाया और अवामी लीग के दफ्तरों को जला दिया। शेख हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने पूरी हिंसा को सुनियोजित करार दिया। चौधरी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार जानबूझकर हिंसा भड़का रही है। उन्होंने कहा कि हमले स्टेट स्पॉन्सर्ड और पहले से तय थे ताकि भारत को उकसाया जा सके। उन्होंने इसे चुनाव टालने की साजिश भी करार दिया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने मीडिया घरानों पर हमलों और ढाका में भारतीय उप उच्चायुक्त के आवास के पास हुई पत्थरबाजी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में हिंसा और भीड़ तंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हादी की हत्या में हाथ होने के आरोपों को भारत ने पूरी तरह निराधार बताया है। इस घटना ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हमलावर भारत भाग गए हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हादी को शहीद बताया और देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। उन्होंने हत्यारों को पकड़ने के लिए 50 लाख टका के इनाम का ऐलान किया। उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह हत्या चुनाव को टालने की साजिश है या फिर ये नई सरकार के भीतर चल रहे संघर्ष का नतीजा है? फिलहाल बांग्लादेश का माहौल गरमाया हुआ है। उत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर और बाराबांकी के पास घने कोहरे के कारण 30 से अधिक गाड़ियां आपस में भिड़ी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हो गई। यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस देखकर ही घरों से निकलने की सलाह दी गई है। रेल यातायात भी इससे प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी और मैदानों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। कोहरे की वजह से लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा मैच भी रद्द करना पड़ा। दिल्ली में फॉग के साथ ही स्मॉग का भी असर दिखाई दे रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के सबसे चर्चित मुद्दे मनरेगा का नाम बदलकर VP जी राम जी करने का बिल लोकसभा के बाद 19 दिसंबर को राज्यसभा में भी पारित हो गया और यह बिल ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। विपक्ष ने इसे गांधी जी की विरासत मिटाने की कोशिश बताते हुए सदन से वॉकआउट किया। विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा के कुछ सांसद और मंत्रियों ने मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की खामियों पर चर्चा करते हुए इसके पुनर्गठन की बात की। नई योजना का नाम जी राम जी यानी कि विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन किया गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इसके माध्यम से असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या सरकार बापू के नाम से डरती है। दूसरी तरफ सरकार की दलील है कि मनरेगा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार जरूरी है, लेकिन सरकार चाहती तो योजना में बिना नाम बदले भी तो बदलाव कर सकती थी। ऐसे में सरकार की नीयत पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नाम बदलने की इस जंग के बीच असल सवाल मनरेगा या जी राम जी योजना की स्थिति का है। फंड की कमी, डिजिटल हाजिरी की समस्या और समय पर भुगतान न मिलना, ये वो चुनौतियां हैं जिनसे करोड़ों मजदूर जूझ रहे हैं। क्या नाम बदलने से मजदूरों की तकदीर बदलेगी या सिर्फ एक राजनीतिक दाव है?
हालांकि गांधी बनाम जी राम जी विवाद ने यह साफ कर दिया है कि भारत में योजनाओं के नाम केवल काम नहीं बल्कि बहुत बड़ी राजनीतिक पहचान भी है। उम्मीद करें कि योजना का नाम बदलने के बाद ग्रामीण मजदूरों की जिंदगी में भी बदलाव आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर को राजधानी पटना में एक समारोह में 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और हाथों में भविष्य का दस्तावेज। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बड़ी बहस छेड़ दी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय एक मुस्लिम युवती को नकाब खींच दिया। नीतीश की इस हरकत से युवती असहज हो गई और देखते ही देखते सुशासन बाबू के खिलाफ माहौल खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। असदुद्दीन ओवैसी और आरजेडी के नेताओं ने इसे मुस्लिम विरोधी मानसिकता करार दिया। विपक्ष का तर्क है कि जब आधार और पहचान पत्र पहले ही सत्यापित हो चुके हैं, तब सार्वजनिक मंच पर किसी महिला को चेहरा दिखाने के लिए मजबूर करना उसकी गरिमा के खिलाफ है। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का कोई बुरा इरादा नहीं था। वे केवल यह सुनिश्चित कर रहे थे कि सरकारी रिकॉर्ड के लिए फोटो सही आए और नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति की पहचान पारदर्शी रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश का खुला समर्थन किया। उन्होंने विरोधियों को जहन्नुम जाने की बात भी कही। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने श्रीनगर में कहा कि नीतीश को कोई हक नहीं बनता कि हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नीतीश की आलोचना की। हालांकि बताया जा रहा है कि युवती नीतीश से नाराज नहीं है, उसे नियुक्ति पत्र मिलने की खुशी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की हरकत करनी चाहिए? वे हिजाब युवती को बोलकर भी हटवा सकते हैं। अब खबरें संक्षेप में। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्य उत्पादकता 111% और राज्यसभा की 121% रही। संसद ने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति वाला बिल पास किया। भारत और ओमान ने 18 दिसंबर को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओमान ने भारत के 99% निर्यात पर ड्यूटी खत्म की। पीएम मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार पद्म भूषण रामवी सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $1 मिलियन का गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च किया। इससे अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिभाओं को बनाए रखने में आसानी होगी। मेक्सिको ने भारत सहित 5 एशियाई देशों के सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 2026 से लागू होगा। इधर वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।